ये टॉपिक क्या है कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? कितने शब्दों में? 250 वर्ड्स में। इस क्वेश्चन को आप प्री के हिसाब से भी देख सकते हैं और मेंस के हिसाब से भी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज समझने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और निष्कर्ष होगा कि क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले जानने से पहले ये देखो कि ये मुद्दा उठा क्यों आखिर, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, ठीक है। ये आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा। समझाना ये नहीं है, समझाना है इसके पीछे ऐसा क्या वजह हुई कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। तो इसके पीछे के कारण बताओ, ऐसी क्या वजह थी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। अरे जनसंख्या से संविधान का क्या मतलब भाई। देखो, तो हाँ वो सब ठीक है। देखो पहला क्या था, हमने संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। यानी अगर कहें कि जो संविधान है इस समय वर्तमान का संविधान, उसका 65 से 75% जो है वो कहां से उठाया हमने। 75% भारतीय संविधान का हमने कहां से लिया, भारत शासन अधिनियम से। बचा कितना, 30 से 35% जो हमने लिया है वो कहाँ कहाँ से संविधान, हम जो हमारा संविधान है वो कहाँ कहाँ से लिया हमने। पहले हमने यूके से लिया, यूके से कुछ चीजें ली, उसके बाद यूएसए से कुछ चीजें ली, और ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीजें ली, और कनाडा से कुछ चीजें ली, ठीक है, और आयरलैंड से कुछ चीजें ली, और साउथ अफ्रीका से कुछ चीजें ली। ले ली कि नहीं ले ली। यानी इतने देशों से हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें ली और अपने संविधान को बना दिया, जिसके बाद 75% कहां से लिया हमने, भारत शासन ने। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये अंग्रेजों द्वारा, ठीक। उसके बाद जो बचा हुआ संविधान का 25 या 30% वो कहां से लिया हमने, कुछ चीजें ब्रिटेन से ली, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया, कुछ चीजें कनाडा, कुछ चीजें आयरलैंड, और कुछ चीजें ऐसे ही और भी कई सारी चीजें हमने दूसरे देशों से ले ली। तो अब बताओ, जब हमने सब चीजें कहीं और से ली हैं तो हमारे ऊपर आरोप क्या लगेगा कि ये संविधान तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे संविधान सभा के लोग देश गए, अन्य देश गए, जैसे यूके गए, यूएसए गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के संविधान का अध्ययन किया और अच्छी चीजें लेके आके कॉपी पेस्ट कहाँ कर दिया, भारत की संविधान में। तो इस पर क्या आरोप लगा, आरोप लगाएगा कौन, कहीं उल्लेख नहीं है, किसी विचारक का नाम नहीं है, बस ऐसे लिखा है कि पश्चिमी विचारकों ने क्या आरोप लगाया, यह आरोप लगाया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। समझ में आया। भूमिका बनाते समय क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसका 75% या 65 से 75% कहां से लिया हमने, भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद बचा कुचा हमने यूके से कुछ लिया, यूएसए से कुछ लिया, आयरलैंड से लिया और अन्य देशों से लिया। इसके बाद पश्चिमी विचारकों ने हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया कि आपका जो संविधान है वो आपका वास्तव का संविधान नहीं बल्कि उधार का थैला है। इस बात को तुम मानोगे, हम भारत के लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, हम इसका खंडन करेंगे ना। खंडन करने के पीछे, खंडन कैसे कर दोगे, ऐसे लिखोगे नहीं यह उधार का थैला नहीं है, दैट्स इट। क्या करोगे,
कुछ तर्क लाओगे, वो तर्क कैसे होंगे? तो सुनो, क्या हमने मान लो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें बहुत अन्य देशों से ली है, लेकिन क्या एज इट इज हमने उठाकर कॉपी पेस्ट किया? हमारा मुद्दा कहां फंसेगा? जैसे मान लो तुम्हारे अंदर की कोई चीज अच्छी है, वो हमने एक्सेप्ट कर ली, तो जो चीज तुम्हारी है क्या ऐसे ही हमने उठा के रख ली? नहीं, हमने जाके अध्ययन किया, कहाँ का? यूके का, हमने यूएसए का, हमने अन्य देशों का अध्ययन किया, और इससे कुछ अच्छी चीजें, अच्छी क्या बोलेंगे, चीजें कहाँ ले आए? इंडिया, ठीक है। और भारतीय संविधान में उसका क्या कर दिया? उल्लेख कर दिया। लेकिन लेकिन जब हम संविधान में ये सब चीजें डाल रहे थे, तो हमने संविधान जो चीजें ली हैं उसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको चेंज किया, समझो, परिवर्तित किया, और अपनी आवश्यकताओं और अपनी परिस्थितियों के आधार पर इन चीजों को मॉडिफाई करके कहां लगा दिया? भारतीय संविधान में। तो हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमने कई सारी चीजें अन्य देशों से ली है, लेकिन हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने अच्छी चीजों का अध्ययन किया, भारतीय परिस्थितियों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, और यह देखा कि यह चीज क्या भारत में लागू हो सकती है। अगर लागू हो सकती है तो उसका परिवर्तित रूप लागू किया, ना कि एज इट इज। अगर उधार होता, अगर अगर कॉपी पेस्ट होता, तो ब्रिटेन की जो पूरी स्थिति है वही स्थिति आज क्या होती भारत में? यूएसए की जो स्थिति वही स्थिति आज क्या होती? ब्रिटेन में कौन सबसे शक्तिशाली है? संसदीय स्वरूप हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। और संसदीय स्वरूप का मतलब होता है कि उस पूरे देश में सबसे शक्तिशाली कौन होगी? संसद। क्या भारत में संसद शक्तिशाली है? क्या भारत, बिल्कुल भारत में संसद निरंकुश है? हमने क्या किया? संसदीय स्वरूप लेने के बावजूद भी संसद पर क्या कर दिया? उसको क्या किया? सीमित शक्तियां दी, ताकि संसद आने वाले समय में निरंकुश, अगर लिया होता तो पूरा लेते, एग्जिटिव लेते ना, और संसद को शक्तिशाली बना देते, उसका मिसयूज हो जाता। तो हमने क्या देखा? हमने संसदीय स्वरूप लेने के बाद भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन किया, और यह पाया कि अगर एज इट इज संसदीय स्वरूप भारत में अपना लिया जाएगा तो संसद क्या हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन की संसद पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। अगर हमने ऐसे ही लिया होता तो भारत की संसद क्या हो जाती? सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती कि नहीं हो जाती? क्या आज भारत की संसद सर्वाधिक शक्तिशाली है? उसको कैसी शक्तियां दी गई हैं? सीमित। अभी हमने लास्ट या परसों क्लास में क्या कहा था कि अगर विश्व की सभी न्यायपालिकाओं का अध्ययन किया जाए तो सबसे शक्तिशाली कौन सी न्यायपालिका है? है? सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका किसकी है? यूएसए की। और हमने न्यायिक व्यवस्था कहां से ली है? अगर हम यूएसए से वही एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करते तो भारत की न्यायपालिका क्या हो जाती? सर्वाधिक शक्तिशाली। क्या भारत की न्यायपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली है? यानी हमने क्या बैठाया? अन्य देशों से अध्ययन किया उनके संविधान का, और अपने देश के अनुसार सामंजस्य बैठाला, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन किया, अपने देश की परिस्थिति का अध्ययन किया, और दोनों को मिलाकर अच्छी चीजों को परिवर्तन करके, क्या करके? परिवर्तन करके कहाँ लागू कर दिया? तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो तुलना कर लेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों की, समझ में आ जाएगा कि कैसे उधार का थैला नहीं है। तो हमने क्या चीज यूके से ली? यूके से हमने पहला क्या लिखा? देखो समझो, राष्ट्र अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? राष्ट्र अध्यक्ष कौन? हेड ऑफ द नेशन। यूके में हेड ऑफ द नेशन कौन है? हाँ, महारानी या महाराज। यूके में महारानी या महाराज कौन होते हैं? सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति होगा। हमने संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति कहां से ली?
यूके से। अगर एज इट इज उतार लेते, जो कह रहे हैं उधार का थैला, उनको मुंह तोड़ जवाब क्या है? जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या है, उसको मुंह तोड़ जवाब क्या दोगे? देखो, हेड ऑफ द नेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? अगर हम यूके से लेकर एज इट इज उतार देते तो आज जो है सर्वोच्च पद किसका होता? आज भारत के सर्वोच्च पद पर कौन बैठता? महाराजा या महारानी? ये बैठ कौन रहा है? राष्ट्रपति। यहाँ पे महाराज और महारानी जो सर्वोच्च पद पर बैठ रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं? वंश के आधार पर। यानी बाई डिसेंट। यानी एक बार कोई महाराज बन गया तो उसके आने वाली पीढ़ी ही उस पद को कायम रखेगी। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रपति का पद कैसा है? राष्ट्रपति क्या होता है? क्या हमने कॉपी पेस्ट किया? नहीं किया ना। पहला तर्क समझ में आया? अगर हमें यह पता होगा कि राष्ट्राध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति हमने कहां से ली? यूके से, तो तुरंत तुलना कर दो वहां के महाराज महारानी से और यहाँ के राष्ट्रपति से। समझ में आ गई? अगर कॉपी पेस्ट होता तो राष्ट्रपति का पद होता भारत में? नहीं होता। क्या होता? हेड ऑफ नेशन के रूप में कौन बैठता? या तो कोई व्यक्ति जो कौन महाराज होता या महारानी होते, और एक ही खानदान से होते। किसी अन्य व्यक्ति को क्या सर्वोच्च पद प्राप्त करने का मौका मिलता? तो कैसे कहोगे कि उधार का थैला है? कट गया, खंडन हो गया। पक्का? एक पॉइंट उठाया, तुलना की और दिखाया कि कैसे हमने कॉपी पेस्ट ना करके अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस चीज को क्या कर लिया, ढाल लिया। समझ में आया? दूसरा, यूके से हमने और क्या लिया है? हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहां से लिया? यूके से लिया। कहां से लिया? यूके से। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति किसके पास? किसके पास? वहां की संसद के पास। अब तुलना करो किसकी? ब्रिटेन की संसद से हमारी संसद। क्या ब्रिटेन की संसद जैसी शक्तिशाली हमारी संसद है? नहीं है। ब्रिटेन की संसद के लिए क्या बोला जाता है? कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक देशों में अगर संसद किसी की शक्तिशाली है तो किसकी? यानी इसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो सिर्फ प्राकृतिक परिवर्तन नहीं कर सकती, बल्कि बाकी सब कुछ कर सकती। प्राकृतिक परिवर्तन मतलब हमको महिला नहीं बना सकती और इसको पुरुष नहीं। बाकी इसके पास सारी शक्तियां हैं। ये हो सकता है 2 साल के बच्चे को एक कानून पास करके कितना बना दे। ये शक्ति किसके पास है? क्या संसद की ये शक्ति असीमित नहीं है? अगर हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली? यूके से। तो अगर कॉपी पेस्ट होता, कौन सा, ये चीज अगर कॉपी पेस्ट होता तो आज हमारी संसद भी कैसी होती? अत्यधिक। क्या हमारी संसद शक्तिशाली है? हमारी संसद को क्या संसद का काम क्या है? कानून बनाना। क्या संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जो आपके फंडामेंटल राइट के क्या हो? तो संसद ऐसी शक्तिशाली है क्या? नहीं है ना। क्या संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जो भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे? नहीं कर सकती ना। तो संसद हमने लिया कहां से? लेकिन लेने के बाद भी हमने संसद को अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बनाया, जबकि संसद को किससे प्रभावित किया? सीमित शक्तियां दी हमने। दी कि नहीं दी? कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। हमने ब्रिटेन से तुलना किसकी कर रहे हैं? भारत की। और यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। तो 2 चीज ले ली। पहला पहला क्या लिया? राष्ट्राध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, और तुलना की कि वहां पे महाराज महारानी आज भी हैं, और वो कैसा है, वंश के आधार पर। लेकिन भारत में हेड ऑफ द नेशन इज प्रेसिडेंट,
और प्रेसिडेंट भारत में निर्वाचित होता है, और भारत को कोई भी व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है, हो सकता है। दोनों में अंतर आ गया। दूसरा क्या था? संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? यूके से। अगर ये कॉपी पेस्ट होता तो जैसे आज ब्रिटेन की संसद है वैसी ही हमारी संसद होती। क्या है? ब्रिटेन की संसद सर्वशक्तिशाली। उस मतलब ये समझ लो कि ब्रिटेन ने कोई कानून बनाया, 2 साल के बच्चे को कितना बना दिया। क्या ये सही है? लेकिन संसद के पास शक्ति है। तो अगर सही नहीं है तो अपने कानून को सही करने के लिए कहां जा सकते हो? भारत में मान लो अगर कोई कानून आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो आप कहां जाओगे? उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू। यानी न्यायालय के पास संसद के कानून को, भारत में न्यायालय के पास संसद के कानून को रिव्यू करने की शक्ति है। और अगर देखा कि कानून गलत है तो उसको क्या कर देगी? कर देगी। ये शक्ति किसके पास? संसद के पास। संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। उसने जो कह दिया वही मान्य है, उसने जो नहीं कहा वो ब्रिटेन में नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? वो कहेगा, मान लो ऐसा ब्रिटेन में कहे कि मिस्टर विनीत को 80 साल का घोषित किया गया, तो मिस्टर विनीत आज से कितने साल के हो गए? ये सर पटक के मर जाएंगे, लेकिन इनको 80 से कोई 79 नहीं कह सकता। कहां पर? कितनी शक्तिशाली है। क्या भारत में ऐसा है? क्या भारत में कोई कानून तुम्हें 80 साल का बना सकता है? जैसे ही बनाएगा तो तुम कहां चले जाओगे? और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू न्यायालय उसको क्या कर देगा? इस कानून को अवैध घोषित कर देगा और तुम्हें वापस कितने साल का बना देगा? 27 साल का। समझ में आ गया? तो न्यायालय वहां की कैसी है, सॉरी वहां की संसद कैसी है? असीमित शक्तियों से प्रेरित है। लेकिन भारत की संसद पे किसने रोक लगाई? अगर ऐसा कोई कानून बना रही संसद भारत की जो अवैध है, उसको कौन रोक देगा? समझ में आ गया? यानी संसदीय शासन प्रणाली लेने के बावजूद भी हमने संसद को क्या किया? सीमित शक्तियां देते हुए उसको ऊपर क्या किया? कंट्रोल रखा। 2 पॉइंट समझ में आ गए? तीसरा आ जाए, आ जाओ। चलो, अभी हमने क्या देखा था कि भारत शासन अधिनियम से हमने कितनी चीजें ले ली? लगभग 70% हिस्सा हमने अपने संविधान में उतार लिया। हाँ या ना? ले लिया। एक उदाहरण, भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? उत्तरदायी शासन की स्थापना। अगर आपसे पूछे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कब हुई भारत में, तो आंसर क्या है? 1935 का भारत शासन। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगर वर्तमान में मोदी जी कुछ ऐसा करें तो उनको रोकने वाला कौन है? अभी कहाँ है? संसद में सदन सदन चल रहा है क्या कोई? इस समय कोई सदन नहीं चल रहा। मान लो अचानक से राष्ट्रपति साहब से, मतलब मुर्मू जी से मोदी जी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक प्रस्ताव लाएं और कहें कि भारत में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोकसभा राज्यसभा में कोई सदन चल नहीं रहा है, राष्ट्रपति से निवेदन है कि क्या कर दे, वो एक अध्यादेश जारी कर दे। समझते रहे ना? अध्यादेश जारी कर दे। कौन अध्यादेश जारी करेगा? और जैसे अध्यादेश जारी होगा कानून, वो अध्यादेश क्या बन जाएगा? अधिनियम। और अधिनियम बनने का मतलब क्या है? यानी भारत में कानून लागू हो गया। सोचो कोई ऐसा अवैध कानून मोदी जी बना दें, इमेजिन करो, बना दिया, सदन है नहीं तो सदन से पास कराने का झंझट भी नहीं है, इनसे सलाह मशवरा करके इन्होंने बना दिया क्या? अध्यादेश जारी कर दिया। जैसे अध्यादेश जारी, वो अध्यादेश क्या बन जाएगा? अधिनियम, और पूरी तरह से कानून की तरह काम करने लगेगा। इससे मोदी जी शोषण कर सकते हैं किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का। लेकिन जैसे ही सदन शुरू होगा, इनसे पूछा जाएगा। किनसे? कहां पर? कौन पूछेगा कि अपने इस कानून का आधार बताइए?
तो मोदी जी कोई भी काम करने से पहले या कोई भी काम करने के बाद उसकी जवाबदेही किसके प्रति? पूरे लोकसभा के प्रति। उसी को क्या बोलते हैं? आपने कोई भी काम किया लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? और आपको बताना पड़ेगा सदन के पटल पर, अपने कानून की वैधता की जांच करानी पड़ेगी। नहीं करा पाए तो अगले साल सीट चली गई ना, मोदी जी खत्म हो गए, मतलब चले गए ना। कहां से? सीट खाली आया ना। इसी को क्या बोलते हैं? उत्तरदायी शासन। भारतीय शासन अधिनियम में सबसे पहले क्या लागू हुआ, लेकिन कहां पर? राज्यों में, प्रांतों में। ठीक। अगर भारतीय शासन अधिनियम की सारी बातें हमने कॉपी पेस्ट की होती, समझते रहे ना, तो उत्तरदायी शासन कहां होता? केवल राज्यों में। लेकिन है कहां? केंद्र व राज्य दोनों में। आई बात समझ में? ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? फिर से सुनो। पहला क्या है? यूके की तुलना की हमने 2 पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो भी सब सर्वोच्च पद है वो महाराज या महारानी द्वारा ऑक्यूपाइड है। और ये कब से चला आ रहा है? अनंत काल से, है ना। यानी वहां पर बैठने वाला व्यक्ति एक ही वंश से या एक ही खानदान से होगा। अगर हम ब्रिटेन का कॉपी पेस्ट करते तो आज सर्वोच्च पद क्या होता? उस पर कौन बैठता? किसी एक खानदान या किसी एक वंश का। लेकिन भारत में राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उस पद पर बैठने के लिए एलिजिबल है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जैसे 35 वर्ष पूरी कर चुका और दिवालिया ना, विकृत ना, भारत का नागरिक हो। अगर ये शर्तें पूरी कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अंतर समझ में आ गया? दूसरा क्या देखा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? यूके से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत ब्रिटेन की संसद कैसी है? सर्वाधिक शक्तिशाली है। वो प्राकृतिक नियमों में चेंज ना करके इस सभी नियमों को क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। किसी 5 साल के बच्चे को 50 साल और किसी 50 साल के बुढ़े को 5 साल का घोषित कर सकती है, या इतनी शक्ति। ठीक। अगर हम कॉपी पेस्ट करते तो भारत की संसद क्या होती? उतनी ही शक्तिशाली होती जितनी ब्रिटेन की संसद क्या है? नहीं है। हमने किसके ऊपर क्या किया? संसद को सीमित शक्तियां दी और उस पर नियंत्रण स्थापित किया। किसका? न्यायपालिका का। कि यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो किसी के फंडामेंटल राइट को इवोलेट करे या भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, तो न्यायपालिका तुरंत जुडिशियल रिव्यू करेगी और उसको रोक देगी। समझ में आया? तीसरा, हमने भारत शासन अधिनियम 1935, इसका 70% हिस्सा हमने कहा उतार लिया। लेकिन क्या कॉपी पेस्ट किया? तो इसका एक उदाहरण क्या है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना पहली बार कहां हुई? भारतीय शासन अधिनियम में। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है? कि शासन कोई भी करेगा तो करने के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? जनता के प्रति। लेकिन ये लागू कहां था? इस अधिनियम में कहां लागू था? केवल प्रोविंस में। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करते तो हम भी उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां करते? केवल। लेकिन हमने कहां किया? समझ में आ गई बात? पक्का? तीसरा देखो, बिल ऑफ, ये कहां से लिया हमने? यूएसए। यानी यूएसए से हमने बिल ऑफ राइट की कॉपी की और हमारे संविधान में क्या लगा, क्या लिख दिया? फंडामेंटल राइट। क्या ये कॉपी पेस्ट है? तो उसका खंडन कैसे करोगे? देखो, और कहां चले गए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक? 12 से 35। कोई एक फंडामेंटल राइट उठाओ जिसकी तुलना अभी हम कर सकते हैं। सोचो, कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी लोकतांत्रिक देश की क्या है? आधारशिला है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पर है? और हम कह रहे हैं कि हमने बिल ऑफ राइट से उठाकर फंडामेंटल राइट लिखे। क्या ये कॉपी पेस्ट है? देखो कैसे नहीं है। इसमें क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। क्या हम कुछ भी ऐसा बोलेंगे? सब कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या है? कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है।
क्या यूएसए में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? नहीं, उसके क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का उल्लेख कहां है? अगर हमने कॉपी भी किया, लेकिन यूएसए के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां पर है? कहीं नहीं, पूरे संविधान में कहीं नहीं है। कहां पर है? इसकी व्याख्या करने की शक्ति किसको दे दी? किसको दे दी? वहां के पेडल कोड को। अगर ये कॉपी पेस्ट होता तो हम अपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां रखते? हम भी सुप्रीम कोर्ट को दे देते। क्या दिया? हमने अपने युक्ति युक्त प्रतिबंधों का उल्लेख कहां कर दिया? संविधान में। समझ में आ गई बात? कितने अंतर आ गए? और सोचो। दिमाग लगाओ कुछ और सोचो। यूएसए की तुलना करें? हाँ चलो। हमने न्यायपालिका कहां से ली? यूएसए से ली। कहां से ली? यानी यूएसए से हमने एक्सेप्ट किया क्या? वहां का जुडिशली सिस्टम। तो कोई आपसे पूछे न्यायिक व्यवस्था कहां से ली हमने? यूएसए से। और तुम्हें पता है कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका कहां की? यूएसए की। अगर कॉपी पेस्ट होता तो हम जिस तरह से यूएसए की न्यायपालिका कार्य करती है उसी तरह से भारत की न्यायपालिका कार्य करती। अंतर कहां दिखाओगे? देखो, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ इंडिया। यूएसए की न्यायपालिका किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। अगर ये कॉपी पेस्ट होता तो हम भी, हमारी न्यायपालिका भी क्या कार्य करती? विधि की सम्यक प्रक्रिया। लेकिन कैसे कार्य करती है? हमारी न्यायपालिका कैसे कार्य करती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर बाय द। क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? नहीं है ना। ये क्या है पता है तुमको? ये क्या होता है और ये क्या होता है? हालांकि अब हमारी जो न्यायपालिका किधर चली जा रही है? अब हमारी न्यायपालिका इस तरफ आ रही, लेकिन शुरुआत में नहीं थी। इसका मतलब क्या होता है बताओ? स्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर है? नहीं। समझो, इसका कुछ और मतलब नहीं है। कानून कौन बनाता है? कौन बना रहा है? संसद। संसद कोई भी कानून बनाएगी, न्यायपालिका के पास क्या शक्ति है शुरुआत में? क्या शक्ति थी? कि संसद जो कानून बना रही है उसका, उसकी सिर्फ प्रक्रिया की जांच की जाएगी कि आपने जो प्रक्रिया का यूज किया वो तर्कसंगत है या नहीं। जैसे खाना खाने की कोई प्रक्रिया है? क्या है? हाथ धोते हो, फिर बैठते हो, पलथी मारते हो, फिर ढीले कपड़े, ताकि, और ये घुटने कहाँ जाते हैं? पेट के बाहर, ताकि 4 रोटी खा रहे हो तो 3 रोटी खाओ। समझ में आया? ये प्रक्रिया किसकी है? खाना खाने की। तो न्यायपालिका इस प्रक्रिया की जांच करेगी जो खाना खाया गया है वो सही ढंग से खाया गया है या नहीं। समझ में आया? तुम हमको क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो? ये कौन बताएगा? है? तुम हमको घूर रहे हो, ये कौन बताएगा? तुम्हारा उद्देश्य क्या है घूरने का?
मोहब्बत की नफरत, कौन बताएगा ये? हम। इसमें ये अधिकार भी किसके पास है? मेरे पास। न्यायपालिका कहाँ की मजबूत? तुम हमको देख रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये तुम नहीं बताओगे, कौन बताएगा? तुम्हारे सारे काम को क्या कर देंगे हम? अवैध घोषित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ताजमहल गए थे, लाल किला गए हो, अभी तुम रिसेंट में कहाँ गए थे? उद्देश्य क्या है? क्यों गए थे तुम फतेहपुर सीकरी? और मेरा, हम कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्देश्य नहीं, ये नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना था, इसलिए तुम फतेहपुर सीकरी गए। उद्देश्य की जांच भी किसने करा दी? और तुम्हारी पूरी प्रक्रिया पे क्या फेर दिया कि फतेहपुर सीकरी नहीं जाओगे। समझ में आ गई बात? तो पूरा जजमेंट, पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, पूरा इंटेंशन, ये कौन जांच रहा है? तो तुम्हारी तुम्हारी व्यक्तिगत हैसियत का क्या रहा? कुछ नहीं। तो न्यायपालिका कहाँ की मजबूत है? समझ में आ गई बात? अगर कॉपी पेस्ट होता तो हम भी किस तरह पे काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने कैसे काम किया? विधि द्वारा स्थापित। इसमें सिर्फ संसद पर रोक लगाओगे, लेकिन कैसी? संसद की सिर्फ प्रक्रिया की जांच करोगे कानून बनाते समय, कि उस प्रक्रिया का पालन किया गया है, या उद्देश्य की जांच करने की शक्ति भारतीय न्यायपालिका के पास नहीं थी। अब आ गई है। समझ में आ गई बात? अगर ये कॉपी पेस्ट होता तो हम भी इसकी तरह काम कर रहे होते कि नहीं कर रहे थे शुरू से? लेकिन हमने शुरुआत में किससे काम किया? इससे काम किया। अब हम वर्तमान में कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका अमेरिकी न्यायपालिका की तर्ज पर चल चुकी है। कब से? कब से? मेनका गांधी विवाद के बाद, मेनका गांधी केस के बाद 1980। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भारतीय न्यायपालिका कहां आ गई? विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर। ठीक है? अंतर दिखे? पक्का? देखो एक चीज और देखो, क्या है? ठीक है, ये हमने कहां से लिया? ये भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, समझो। यूएसए के राष्ट्रपति के लिए ये कहीं नहीं लिखा, लिखा है कि क्या लिखा है संविधान में? यूएसए के संविधान में संशोधन हुआ और ये लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति यूएसए का अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। अगर हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल यूएसए से लिया है तो हम भी अपने संविधान में क्या लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से, राष्ट्रपति का जो वो है पूरा प्रावधान आर्टिकल 52 से शुरू है ना, और 57 में क्या है, 56 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, ये सब राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है? 52 क्या कह रहा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कह रहा है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह स्वयं और अपने प्राधिकारों के द्वारा उस शक्ति का यूज करेगा। इसी तरह से 56 में क्या लिखा है? 57 में क्या लिखा है? 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा यदि एक बार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद कोई वही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति कितनी बार? यूएसए में क्या है, कितनी बार? 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति भारत में पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। बस ये लिखा है पुनर्निर्वाचन का, भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। कितनी बार? इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। लेकिन परंपराओं के आधार पर देखें तो अभी तक कितनी बार हुआ है? 2 बार। राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने भारत के? 2 बार। तीसरी बार बनना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे और वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं कायम रह पाए। ठीक है? तो राष्ट्रपति का पद कहां से? यूएसए से। वहां पर क्या है, कोई भी व्यक्ति यूएसए का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? अधिक से अधिक 2 बार। भारतीय संविधान में 57 में लिखा है पुनर्निर्वाचन का पात्र, और निर्वाचन कितनी बार इसका उल्लेख कहीं नहीं। यदि ये कॉपी पेस्ट होता तो हमारे संविधान के 57 में भी लिख दिया जाता कितनी बार? 2 बार। समझ में आया? एक थोड़ा सा और अंतर, भारत का राष्ट्रपति यदि
मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या अस्वस्थ हो जाए, या इन किन्हीं भी कारणों से राष्ट्रपति के पद से मुक्त हो जाए, तो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का पद संभालेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। देखो, यूएसए और इंडिया में यही अंतर है। यहां पर भारत का वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट के पद पर आ जाएगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। समझ में आया? फिर से सुनो, यदि भारत के राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए पद, तो उस पद पर कौन बैठेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन वो राष्ट्रपति के पद नाम से शासन नहीं करेगा, बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर शासन करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब कि जैसे ही ये प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ, कौन बैठ गया? 6 माह के भीतर तुरंत राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और नया राष्ट्रपति पद पर, और जैसे ही नया राष्ट्रपति पद पर बैठेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहां चला जाएगा फिर? समझ में आया? लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु से खाली हो गया, त्यागपत्र से खाली हो गया, निर्वाचन अपास होने के कारण खाली हो गया, महाभियोग लग गया, खाली हो गया, तो उस पद पर, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट के पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। ये पद भी हमने कहां से लिया? यूएसए से। जैसे भारत यूएसए का उपराष्ट्रपति, वैसे ही, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं है। देखो कैसे नहीं है। कौन बैठा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जितने समय के लिए राष्ट्रपति पद खाली करके गया है, उतने समय के लिए क्या बना रहेगा? समझ में आई बात? नहीं समझे? जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आज कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। किन्हीं वजहों से कुछ भी हो जाए और उनका पद क्या हो जाए? खाली। कब तक बैठेंगे वो गद्दी पर? 4 साल तक। मान लो 1 साल के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाए, महाभियोग लग जाए, तो महाभियोग के बाद पद खाली, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। कौन होगा? उपराष्ट्रपति उस बचे साल के लिए क्या बन जाएगा? भारत में ऐसा, भारत में जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, और 6 माह के भीतर फिर से चुनाव हो जाएंगे। और जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, वो उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है, कहां चले जाएंगे वापस? समझ में आएगी बात? पक्का? 4 साल। यूएसए में 4 साल पूरा होगा ही, पूरा वो पूरा कौन करेगा? वहां का उपराष्ट्रपति। और जैसे 4 साल पूरे होंगे, फिर से चुनाव होगा, और फिर जो बने अलग। वहां का 4 वर्ष है। समझ में आ गई बात? एक और अंतर देखो, लोकसभा, ये पद हमने कहां से लिया? ये भी हमने यूएसए से लिया। कहां से लिया? अंतर देखो, ये इंडिया और ये यूएसए। लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा भारत में? लोकसभा के सदस्यों में से एक, लोकसभा के सदस्यों में से एक। और परंपरा के अनुसार क्या है, कौन होगा? वर्तमान में कौन सी सरकार है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कहां होगा? बीजेपी से होगा। ठीक। जैसे ही बीजेपी सत्ता पे आएगी, लोकसभा अध्यक्ष यानी कौन है इस समय? ओम बिरला साहब। कहां के हैं? बीजेपी के है ना। आज बीजेपी है, मान लो आने वाले समय 2029 में बीजेपी हार जाए, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब रहेंगे? तुरंत पद खाली। समझ में आ गई बात? जैसे ही सत्ता परिवर्तन, लोकसभा का अध्यक्ष का पद का चेंज। समझ में आ गई बात? लेकिन यूएसए में अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का हेड हो गया, तो वो आजीवन उस पद पर बना रहेगा। डेथ ना हो जाए या काम करने के लिए असमर्थ हो जाए। पता चला अध्यक्ष बने बैठे हैं, वहां कुछ बोल लगा है, आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा, असमर्थ है ना वो, तब खाली होंगे। अपनी मर्जी तक बने रहेंगे। ठीक है। जब तक इनका शरीर काम करता रहेगा, आंखें कान सब काम करते रहेंगे, तब तक ये व्यक्ति उस पद पर या मृत्यु हो जाए, या शारीरिक रूप से क्या हो जाए?
असमर्थ हो जाए या खुद त्याग पद दे दे, नहीं तो जीवन भर क्या करेंगे, उसी पद को सुशोभित करते रहेंगे। आगे बात समझे, क्या इतने अंतर ये प्रूव करने के लिए साबित है कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है? ओके, पक्का, श्योर? अंतर सुनो फिर से, क्या ये भारतीय संविधान उधार का थैला है? आंसर होगा ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पश्चिम के विचारकों द्वारा गढ़ा गया एक बकवास सा तर्क है। इस तर्क का खंडन हम निम्न बातों से कर सकते हैं, जैसे हमने यूके से क्या क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली और संवैधानिक कौन सा, राष्ट्राध्यक्ष का संवैधानिक पद की स्थिति ली, और क्या लिया? अब इसकी तुलना कर लो। इसकी तुलना कैसे करोगे? संसदीय शासन प्रणाली की तुलना करते हुए करोगे कि यदि भारतीय संविधान ने संसदीय शासन रूप एज इट इज ब्रिटेन वाला लिया होता तो ब्रिटेन की संसद कैसी वहां पे, सर्वशक्तिशाली है। यदि बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता तो आज भारत की संसद क्या होती, सर्वशक्तिशाली होती। ऐसा है, यानी संसद भी क्या है, सीमित दायरों में बंधी हुई है। वहां की संसद का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। कहां की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बनाएगी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की संसद का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यदि ये पाया गया कि कानून जो बना है वो अवैध है, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी वहां, यहाँ की संसद वहां की संसद में अंतर आ गया। दूसरा, तीसरा क्या था, यूएसए के कहते हैं कि बिल ऑफ राइट्स कहां से, हमने फंडामेंटल राइट कहां से लिए, बिल ऑफ राइट से। तुलना कर लो, वहां के बिल ऑफ राइट और यहाँ के फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। जैसे एक एक उठा लो, 19(1) सब क्लॉज ए, भारतीय संविधान में 19(1) ए के तहत क्या दिया गया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसका प्रतिबंध कहां है, उसी संविधान में 19(2) में। लेकिन अमेरिका के संविधान में क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्शन करने की शक्ति किसको दे दी, वहां की न्यायपालिका को। यानी फेडरल कोर्ट निर्धारित करेगा कि क्या हमें रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया? अगर कॉपी पेस्ट होता तो हम ये शक्ति किसको दे देते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। समझ में आ गई बात? तीसरा, चौथा क्या था, चौथा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल वाली शक्ति भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से। और वहां क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति। लेकिन जब हम अनुच्छेद 57 देखते हैं तो 57 में पाते हैं कि क्या लिखा है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति 1 बार बनेगा या 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा, या यानी अंतर दिखा। और क्या है, उपराष्ट्रपति को लेकर भी अंतर है। ये उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। वहां का उपराष्ट्रपति पद, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति वहां का। लेकिन कब तक बैठेगा, जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन भारत में यदि किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और 6 माह के भीतर चुनाव कराने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। जैसे चुनाव होगा नया व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहां चले जाएंगे, फिर से उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। और एक लोकसभा का अध्यक्ष, ये पद भी हमने कहां से लिया, यूएसए से। और देखा कि कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि यहां का जो यूएसए का लोकसभा का हेड है वो आजीवन उस पद पर बना रहेगा। लेकिन भारत में लोकसभा का पद जैसे सत्ता का परिवर्तन होगा वो पद खाली हो जाएगा और जो सत्ताधारी शासन दल होगा वो दोबारा उस व्यक्ति को बैठाल देगा। तो ये अंतर करने के बाद तुम उस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि हाँ, वास्तव में भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है, बल्कि क्या है, संविधान सभा के सदस्यों की समझदारी और भारतीय समाज की परिस्थितियों के बीच क्या है, एक सामंजस्य है। ठीक है। तो थैला कभी नहीं कहोगे, बल्कि क्या कहोगे, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द बिटवीन द सोसाइटी एंड द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, ध्यान रखना, कभी मत कहना कि उधार का थैला। बाकी कल मिलते हैं, चलो।